नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। नरेंद्र मोदी ने आखिरकार 23 नवंबर 2019 का बदला ले ही लिया, जब देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन तकरीबन 80-82 घंटे के बाद ये सरकार गिर गई। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाइए, चैनल को बढ़ने में मदद कीजिए। आपकी मदद से ही चैनल आगे बढ़ पाएगा। नवंबर 2019 का वो दिन आपको याद होगा जब अचानक सुबह 8 बजे टीवी पर तस्वीरें आने लगी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। हड़कंप मच गया। हुआ ये क्या और कैसे हो गया? क्योंकि कहा तो हो रहा था कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ जाएगी, लेकिन कहा बीजेपी और एनसीपी यानी अजीत पवार साथ में आ गए। लेकिन ये स्क्रिप्ट उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शरद पवार की 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई थी, यानी 20 नवंबर 2019 को ये स्क्रिप्ट तैयार हो गई थी। हालांकि बाहर निकलकर शरद पवार ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर बातचीत हुई थी, लेकिन सब जानते थे कि ऐसा संभव नहीं है, वो भी तब जब महाराष्ट्र में इतनी उथल पुथल चल रही हो। उस वक्त राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था महाराष्ट्र में। बीजेपी और शिवसेना के बीच चुनाव के पूर्व जो करार हुआ था वो करार टूट गया। शिवसेना चाहती थी उसका मुख्यमंत्री बने और इसके बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। इसीलिए सब जानते थे कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो शरद पवार और बीजेपी के बीच पक चुका है। और इस मुलाकात के 3 दिन बाद ही अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन उसके तुरंत बाद सोनिया गांधी का कंफर्मेशन आ गया, यानी वो राजी हो गई कि वो महाविकास अघाड़ी के साथ जा सकती हैं, यानी वो शिवसेना के साथ आ सकती हैं, जिसकी पहले बिल्कुल भी उम्मीद शरद पवार को नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी शिवसेना के साथ नहीं आएगी। जैसे ही ये खबर शरद पवार को मिली, कंफर्मेशन मिला, उन्हें लगा कि महाविकास अघाड़ी के साथ जाने में उन्हें ज्यादा फायदा है, बीजेपी के साथ जाने में वो फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अपर हैंड बीजेपी का ही होगा। और फौरन शरद पवार ने पलटी मार ली। उसी दिन तय हो गया था कि एनसीपी टूटेगी जरूर, बस कब, इसका इंतजार था। और बीजेपी ने अब इसका बदला ले भी लिया, यानी 23 नवंबर 2019 को जो हुआ उसका बदला जुलाई 2023 में बीजेपी ने ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके को जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो तुरंत में जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाते। वो आराम से काम करते हैं और सही समय पर दांव खेलते हैं, ऐसा दांव कि सामने वाला चारों खाने चित हो जाता है। अब बीजेपी का जो ये कदम बीजेपी ने उठाया है, जो अजीत पवार बीजेपी के साथ गए हैं, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें शिंदे, जो एकनाथ शिंदे हैं वो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बने हैं, उनके साथ 8 और एनसीपी से आए विधायकों ने शपथ ली है। हालांकि अजीत पवार का दावा है कि 40 विधायक उनके साथ हैं। लेकिन इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ऐसा राज्य जहां से सबसे ज्यादा 48 सीटें आती हैं लोकसभा की। बीजेपी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में अधिकतम सीटें जीतना चाहती है और बीजेपी को पता था कि सिर्फ एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ ये होने वाला नहीं है, पार्टी वो ताकत हासिल नहीं कर पाएगी। कुछ दिन पहले आपको याद होगा शरद पवार ने खुद कहा था कि 2019 में उन्होंने गुगली डाली थी जिसे बीजेपी समझ नहीं पाई, लेकिन अब 2023 में बीजेपी ने ऐसा यॉर्कर डाली कि शरद पवार चारों खाने चित हो गए। उन्हें पता ही नहीं लगा कि बॉल कहां से निकल गई। ना घर बचा, ना पार्टी, और ना ही शरद पवार की ओवररेटेड इमेज, वो भी ध्वस्त हो गई। 2024 चुनाव के लिए पवार विपक्षी दलों को एक करने में जुटे हुए थे। हालांकि उन्हें पता था कि अजीत पवार कभी भी एनसीपी छोड़कर जा सकते हैं, यानी ऐसा नहीं कि अजीत पवार जो गए उसकी जानकारी नहीं थी। शरद पवार जानते थे कि पार्टी में टूट हो सकती है, इसी वजह से कुछ दिन पहले उन्होंने इस्तीफे का वो पूरा नाटक गढ़ा था। ये वो जानना चाहते थे कि पार्टी पे उनकी पकड़ कितनी है। लेकिन ये समझ लीजिए, जब किसी पार्टी के सबसे बड़े नेता को अपनी पावर टेस्ट करनी पड़े तो वो कमजोर हो चुका है, इसीलिए वो पावर टेस्ट कर रहा है, क्योंकि जो कमजोर नहीं होगा उसे पावर टेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। यानी शरद पवार की पार्टी पे पकड़ कम हो गई थी, भले ही जो कुछ सामने से नजर आ रहा हो। 2019 के बाद से ही बीजेपी उधर लगातार अजीत पवार के संपर्क में थी, पर्दे के पीछे दोनों की बातचीत चल रही थी।
अब सिर्फ अजीत पवार नहीं बल्कि शरद पवार के बेहद करीबी प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे नेता भी बीजेपी के साथ आ गए हैं। छगन भुजबल वो जो शिवसेना से कांग्रेस में आए और जब कांग्रेस से शरद पवार बाहर निकले तो छगन भुजबल उनके साथ बाहर निकले। प्रफुल्ल पटेल वो जिन्हें सुप्रिया सुले के साथ कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का बनाया। शरद पवार ने बेहद भरोसेमंद और फाइनेंसेस की जो जिम्मेदारी है पार्टी की, एनसीपी की, वो प्रफुल्ल पटेल ही निभाते थे। शांत नेता माने जाते थे, लेकिन ये कहा जा रहा था कि लंबे समय से वो बीजेपी के संपर्क में हैं और वो बीजेपी के साथ आना चाहते हैं। इसीलिए ये कहना कि इस बात की जानकारी शरद पवार को नहीं थी, शरद पवार को थी, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जैसे नेता भी उनका साथ छोड़कर चले जाएंगे। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं को अजीत पवार के साथ अपने साथ लाकर अपने उस बदले को पूरा कर लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर 41 लोकसभा की सीटें हासिल की थी, जिसमें बीजेपी 25 सीटों पर चुनाव लड़ी और 23 जीती थी। शिवसेना 23 पर चुनाव लड़ी थी और 18 जीती थी। लेकिन पार्टी को लग रहा था कि 2024 में ये परफॉर्मेंस दोहरा पाना उसके लिए मुश्किल होगा और इसी वजह से उसे क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग की जरूरत थी। और अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ आने के बाद बीजेपी महाविकास अघाड़ी पर हर हाल में भारी पड़ेगी। यानी बीजेपी ने न सिर्फ 2019 का बदला ले लिया बल्कि बता दिया कि 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन की बात भी सिर्फ हवा हवाई है, क्योंकि जो शरद पवार अपनी पार्टी नहीं संभाल सकते, जो लोग अपनी पार्टी नहीं संभाल सकते, वो विपक्षी गठबंधन किस तरह से बनाएंगे। यानी अपनी पार्टी को एक साथ नहीं रख सकते, वो बाकी दलों को किस तरह से एक साथ लेकर आएंगे। यानी सही समय पर नरेंद्र मोदी ने वो चाल चली है जिससे वहां पर विपक्षी दलों को, शरद पवार को, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, कांग्रेस पार्टी को चोट लगी है जहां उनको उम्मीद ही नहीं थी। हालांकि अब 5 तारीख को बैठक होनी है। ये बैठक शरद पवार ने भी एक बैठक बुलाई है, एनसीपी के नेताओं की एक बैठक बुलाई है अजीत पवार ने भी। अब उस दिन ये देखना होगा कि कौन किसकी बैठक में ज्यादा विधायक जाते हैं। उसी दिन तस्वीर काफी कुछ साफ हो जाएगी। साथ ही साथ एनसीपी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को और चुनाव आयोग को ये बता दिया गया है कि पार्टी में टूट हुई है, अजीत पवार ने विधायकों को तोड़ा है, इसीलिए उनको अयोग्य घोषित किया जाए। ये जानकारी चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष दोनों को दे दी गई है। तो अभी काफी कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है, लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं। शरद पवार ने पहले कहा कि उनकी पार्टी पहले भी टूट चुकी है, वो एक बार फिर से लोगों के बीच जाएंगे और एक बार फिर से पार्टी को मजबूत करेंगे, लेकिन तब में और अब में बहुत अंतर है। अब शरद पवार की उम्र 85 साल की हो चुकी है, वो इतना एक्टिव पॉलिटिक्स में है नहीं। उनकी बेटी जिनको वो अपनी विरासत सौंपना चाहते हैं, उन्हें संगठन के कामकाज की इतनी समझ नहीं है, या कह लीजिए उनकी भूमिका सिर्फ वो सांसद के तौर पर तो भूमिका निभा सकती है, लेकिन संगठन का कामकाज किस तरह से किया जाए इसकी समझ सुप्रिया सुले को उतनी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 3 दिन पहले विपक्ष के नेता, महाराष्ट्र में विधानसभा के विपक्ष के नेता के तौर पर अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया था और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। खबर तब हुई जब ये पता लगा कि विधायक साथ चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे ऐसे नेता भी साथ चले गए हैं। ये खबर शरद पवार की इमेज के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। हालांकि इस खबर के पीछे भी क्या कोई कहानी है? जिस तरह 2019 23 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ था अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस का, उसके पीछे थी क्या वाकई इसके पीछे भी कोई और कहानी है? ये तो कुछ दिन बाद ही पता लगेगा। लेकिन अगर उस समय क्या कहानी थी, क्या कुछ था, किस तरह से शरद पवार ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूं, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उस वीडियो को डाल दूं ताकि आप देख पाए, लिंक उसका दे दूं, लेकिन आप चाहें तो सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने विस्तार से बताया कि किस तरह से शरद पवार के इशारे पे ये सब कुछ हुआ और आखिर में शरद पवार बैकआउट कर गए, जिसकी वजह से अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। फिर वो शिवसेना के साथ आए, शिवसेना कांग्रेस के साथ आए यानी महाविकास अघाड़ी के साथ, और फिर वो उप मुख्यमंत्री बने और एक ही कार्यकाल में यानी 5 साल के कार्यकाल में 3 बार उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।